नमस्कार दोस्तों, सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। दोस्तों, आज का शीर्षक है एक ऐसा जो कि हिंदुस्तान के इतिहास का एक काला पन्ना है। सबको ज्ञात होगा इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 814। इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 814, जिसे आमतौर पर IC 814 के रूप में माना जाता है, एक इंडियन एयरलाइंस एयरबस A300 थी जो काठमांडू नेपाल में त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से शुक्रवार 24 दिसंबर 1999 को दिल्ली, भारत में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरी। कंधार, अफगानिस्तान में उतरने से पहले कई स्थानों से होकर गुजरी। विमान का संचालन 37 वर्षीय कैप्टन देवी शरण और 58 वर्षीय फ्लाइट इंजीनियर अनिल कुमार जगिया के साथ प्रथम अधिकारी राजेंद्र कुमार ने किया था। भारतीय हवाई क्षेत्र में लगभग 17:30 IST पर प्रवेश करने के तुरंत बाद एयरबस को 5 नकाबपोश बंदूकधारियों ने अपहृत कर लिया। अपहरणकर्ताओं ने विमान को कई स्थानों पर उड़ाने का आदेश दिया: अमृतसर, लाहौर और दुबई। अपहरणकर्ताओं ने अंततः विमान को कंधार, अफगानिस्तान में उतारने के लिए मजबूर किया, जो उस समय तालिबान द्वारा नियंत्रित था। अपहरणकर्ताओं ने दुबई में 176 यात्रियों में से 27 को छोड़ दिया, लेकिन एक को चाकू मार दिया और कई अन्यों को घायल कर दिया। उस समय कंधार हवाई अड्डे सहित जहां अपहृत विमान उतरा था, अफगानिस्तान का अधिकांश भाग तालिबान के नियंत्रण में था। तालिबान के लड़ाकों ने किसी भी भारतीय सैन्य हस्तक्षेप को रोकने के लिए विमान को घेर लिया, जिसे वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने वहां उतरते समय पाया। उन्होंने यह भी पाया कि 2 ISI अधिकारी एप्रन पर थे और अन्य जल्द ही उनके साथ जुड़ गए। एक लेफ्टिनेंट कर्नल था, दूसरा मेजर। डोभाल ने कहा, अगर तालिबान अपहरणकर्ताओं के पास ISIS का समर्थन नहीं होता तो भारत संकट का समाधान कर सकता था। अपहरण का मकसद स्पष्ट रूप से भारत में जेल में बंद इस्लामी आतंकवादियों की रिहाई को सुरक्षित करना था। बंधक संकट 7 दिनों तक चला और भारत द्वारा 3 आतंकवादियों मुश्ताक अहमद जरगर, अहमद अमर सैयद शेख और मसूर अजहर को रिहा करने के लिए सहमत होने के बाद समाप्त हुआ। तब से तीनों को अन्य आतंकवादी कार्रवाइयों में संलिप्त पाया गया, जैसे कि 2002 में डेनियल पॉल का अपहरण और हत्या और 2008 में मुंबई में हुए आतंकवादी हमले। अपहरण को दिसंबर 1999 के अंत में और जनवरी 2000 की शुरुआत में अलकायदा से जुड़े आतंकवादियों द्वारा सहस्राब्दी हमले की साजिशों में से एक के रूप में देखा गया। 24 दिसंबर 1999 को इंडियन एयरलाइंस की उड़ान IC 814 ने काठमांडू, नेपाल से दिल्ली, भारत के साथ अपने इच्छित गंतव्य के रूप में उड़ान भरी। उड़ान में चालक दल और यात्रियों दोनों सहित 180 लोग सवार थे। बोर्ड पर यात्रियों में से एक रॉबर्टो गियोरी था, जो उस समय दुनिया के अधिकांश मुद्रण व्यवसाय को नियंत्रित करने वाली कंपनी डी लॉरुए जियोरी के मालिक थे। फ्लाइट के काठमांडू से रवाना होने के कुछ ही समय बाद सीनियर स्टीवर अनिल शर्मा को स्की मास्क पहनने एक व्यक्ति ने देखा, जिसने उसे बताया कि विमान का अपहरण किया जा रहा था और एक बम ले जा रहा था। अपहरणकर्ताओं ने कैप्टन देवी शरण को पश्चिम की ओर उड़ने के निर्देश दिया और तदनुसार उड़ान पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गई, लेकिन पाकिस्तानी वायु यातायात नियंत्रण द्वारा लाहौर, पाकिस्तान में उतरने की अनुमति से इनकार कर दिया, यह कहने पर कि आगे जाने के लिए अपर्याप्त ईंधन था। अपहरणकर्ताओं ने कैप्टन शरण को पंजाब के अमृतसर में ईंधन भरने के लिए उड़ान भरने की अनुमति दी। बाद की खुफिया रिपोर्टों ने संकेत दिया कि अपहरणकर्ताओं ने काठमांडू में उड़ान में 5 टिकट खरीदे थे, 2 फर्स्ट क्लास के टिकट खरीदे थे और जबकि 3 इकोनॉमी सीट एक ट्रैवल एजेंसी के थ्रू खरीदी गई थी। भारतीय खुफिया अधिकारियों का मानना था कि दाऊद इब्राहिम ने अपहरणकर्ताओं को काठमांडू में हवाई अड्डे तक पहुंच प्रदान करने की सहायता की थी। यात्रियों ने बाद में बताया, अपहरणकर्ताओं ने फ्लाइट को दोपहर का खाने का सारा अरेंजमेंट करके ही आगे चलने को कहा और पुरुषों और महिलाओं और बच्चों से अलग कर दिया गया। उन्हें आंखों पर पट्टी बांधकर और सहयोग न करने पर फ्लाइट को बम से उड़ा देने की धमकी दी।
भारत में एयर ट्रैफिक कंट्रोल एटीसी को सबसे पहले अपहृत होने की खबर शाम 4:40 पर मिली। केंद्रीय सचिव प्रभात कुमार के नेतृत्व में भारत के संकट के प्रबंधन समूह ने यह खबर मिलने पर बैठक नहीं की विमान का अपहरण कर लिया गया है और अपहरण में संबंधित जानकारी उस समय इंटेलिजेंस ब्यूरो या रिसर्च एनालिसिस को नहीं दी गई थी। भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को शाम 7 बजे इस घटना के बारे में जानकारी दी गई। शाम 6:04 पर भारतीय एटीसी ने फ्लाइट IC 814 से संपर्क किया, लेकिन आगे बढ़ने का कोई आदेश नहीं मिला। कैप्टन देवी शर्मा ने एटीसी को सूचित किया कि वे ईंधन पर कम चल रहे थे और उन्हें पाकिस्तानी एटीसी द्वारा लाहौर में उतरने की अनुमति नहीं दी गई। शर्मा ने एटीसी से संपर्क करना जारी रखा, उनसे पाकिस्तान पहुंचने और उतरने की अनुमति प्राप्त करने का अनुरोध किया, क्योंकि अपहरणकर्ता भारत में नहीं उतरना चाहते थे और पहले ही 10 बंधकों को उनकी मांग पूरी न होने पर मारने की धमकी दे चुके थे। शाम 6:30 पर पाकिस्तान में भारतीय हाईकमान ने विमान को वहां उतरने की अनुमति मांगी, लेकिन पाकिस्तान ने इनकार कर दिया। कैप्टन शरण के संदेश के बाद शाम 6:44 पर फ्लाइट IC 814 अमृतसर के नज़दीकी हवाई अड्डे पर उतरनी शुरू हुई और स्थानीय अधिकारियों ने उनसे संपर्क किया। पंजाब राज्य के पुलिस महानिदेशक सरबजीत सिंह ने बाद में कहा कि उन्हें अपहरण के बारे में केवल तभी जानकारी मिली जब उन्होंने इसे शाम को 6 बजे टेलीविज़न पर देखा। केंद्र सरकार के गृह मंत्री LK आडवाणी ने बाद में यह भी कहा कि उन्हें इस घटना के बारे में समाचार के माध्यम से सूचित किया गया, न कि संकट प्रबंधन समूह द्वारा। यद्यपि सरबजीत सिंह हाल ही पंजाब DGP लेवल के रिटायर हुए थे और JP बिरदी विमान से मिले, क्योंकि उनके उत्तराधिकारी बख्शी राम घटना के समय छुट्टी पर थे। लैंडिंग पर IC 814 ने विमान के लिए तत्काल ईंधन भरने का अनुरोध किया। कैप्टन शरण ने बाद में कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि भारत सरकार की मदद से अपहरण को रोका जा सकेगा और विमान को अमृतसर से दोबारा उड़ान नहीं भरनी पड़ेगी। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप द्वारा तैयार की गई अपहरण आकस्मिक योजनाओं के अनुसार जिला कलेक्टर, वरिष्ठतम पुलिस और खुफिया अधिकारियों और हवाई अड्डे के प्रबंधक से मिलकर एक स्थानीय समिति बनाई गई थी। उन्हें यथासंभव लंबे समय तक विमान में ईंधन भरने में देरी करने का निर्देश दिया गया था। ये आदेश समिति को केंद्र सरकार से शाम 6:40 पर प्राप्त हुए थे। हालांकि विरोधाभासी आदेशों के साथ प्राप्त एक फ़ोन कॉल में प्रारंभिक प्रतिक्रिया में देरी की। इस फ़ोन कॉल को बाद में एक धोखाधड़ी के प्रयास के रूप में स्थापित किया गया। स्थानीय समिति को भेजे गए एक नोट में उन्हें सलाह दी गई, यदि आवश्यक हो तो विमान के टायरों को मोड़ने सहित किसी भी संभावित माध्यम से देरी सुनिश्चित की जाए। शाम 7:50 पर फिर से लैंडिंग और टेक ऑफ के बीच कैप्टन शरण ने ATC के 4 बार संपर्क किया। उन्हें सूचित किया गया कि अपहरणकर्ताओं के पास क्लाशिनकोव राइफलें हैं और उन्होंने बंधकों को मारना शुरू कर दिया है और उनसे अनुरोध किया गया कि विमान को जितनी जल्दी हो सके ईंधन भरवाएं। किसी भी अतिरिक्त मौत को रोकने के लिए विमान के अमृतसर में होने के दौरान अपहरणकर्ताओं ने स्थानीय पुलिस अधिकारियों से बात करने से इनकार कर दिया था। बाद के संदेशों से यह संकेत मिलता है कि अपहरणकर्ता जो ईंधन भरने में देरी से परेशान थे, उन्होंने विमान में सवार एक जर्मन नागरिक सतनाम सिंह पर चाकू से हमला किया, जिससे उनकी गर्दन पर कई घाव हो गए। शाम 7:45 स्थानीय पंजाब पुलिस कमांडो को स्टैंड बाई पर रखा गया था और क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप द्वारा विमान को स्थिर करने के लिए विमान के टायरों को डिफ्लेट करने के इरादे से विमान की ओर ईंधन भरने वाले वाहनों के साथ जाने का आदेश दिया गया था। विमान के रास्ते को अवरुद्ध करने के लिए एक ईंधन टैंकर भेजा गया था, लेकिन ATC द्वारा उसे धीमा करने का आदेश दिया गया था क्योंकि चालक तेज गति से विमान के पास जा रहा था। यह आदेश मिलते ही टैंकर अचानक रुक गया। बाद में यह पता चला कि इस दृष्टिकोण से अपहरणकर्ताओं को संदेह हुआ कि ईंधन भरने की प्रक्रिया उनके प्रस्थान को रोक देगी और उन्होंने कप्तान शरण को तुरंत उड़ान भरने का आदेश दिया, जिसके परिणाम स्वरूप विमान रनवे पर ईंधन टैंकर से टकराने से बच गया। 5 यात्रियों को सामने की ओर हाथ बांधकर सीटों पर बिठाया गया था और अपहरणकर्ताओं ने धमकी दी थी, अगर विमान ने तुरंत उड़ान नहीं भरी तो इन बंधकों को मार दिया जाएगा। विमान
शाम 7:49 पर अमृतसर से रवाना हुआ और कैप्टन शरण ने एटीसी के प्रस्थान की घोषणा करते हुए कहा, हम सब मर रहे हैं। भारतीय विशेष बल इकाई राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के कमांडो हवाई अड्डे पर जैसे ही पहुंचे वैसे ही IC 814 उड़ान भर चुका था। बाद में यह पता चला कि रॉ के पूर्व प्रमुख AS दुल्लत और अन्य लोगों द्वारा विमान को स्थिर क्यों नहीं किया गया था और खतरे को बेअसर करने के लिए कमांडो ऑपरेशन क्यों नहीं किया गया था। वास्तविक उद्देश्यों को कवर करने के प्रयास किए गए थे, लेकिन सोनिया तोमर के पति शशि भूषण तोमर नाम के रॉ अधिकारी विमान में सवार थे, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सचिव NK सिंह के बहनोई थे, और उन्होंने सुनिश्चित किया कि विमान को छोड़ दिया जाए और अपने बहनोई की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई कमांडो ऑपरेशन नहीं किया जाएगा। रॉ अधिकारी के अनुसार मिशन रॉ के लेखक RK यादव अपहरण से कुछ दिन पहले यूपी सिंह काठमांडू में एक अन्य रॉ ऑपरेटिव ने तोमर को सूचित किया था कि पाकिस्तानी आतंकवादी एक भारतीय विमान को हाईजैक करने की योजना बना रहे हैं, और उन्होंने सिंह को अपनी रिपोर्ट की सत्यता की जांच करने का आदेश दिया। सिंह ने इसकी विश्वसनीयता की पुष्टि की, लेकिन तोमर ने उन्हें फटकार लगाई और कहा, अफवाहें ना फैलाएं। बाद में तोमर उसी विमान में पाए गए जिसका अपहरण हो चुका था और जो ऑपरेशन की विफलता का कारण बना। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को IC 814 के अपहरण के बाद से लगभग 7 बजे पूरे 1 घंटे और 40 मिनट तक अंधेरे में रखा गया था, और उन्हें विमान से VIP बे पालम तकनीकी क्षेत्र में उतरने के बाद ही अपहरण के बारे में पता चला था। लाहौर पाकिस्तान के पास आने पर फ्लाइट IC 14 ने उतरने की अनुमति का अनुरोध किया और पाकिस्तानी ATC ने इनकार कर दिया, जिसने लैंडिंग को रोकने के लिए हवाई अड्डे पर सभी लाइट्स और नेविगेशनल एड्स को बंद कर दिया, क्योंकि विमान में अमृतसर में ईंधन नहीं भरा गया था और ईंधन से बाहर चल रहा था। कैप्टन शरण के बिना नौवहन सहायता और रोशनी के दुर्घटनाग्रस्त होने का प्रयास किया गया, लगभग एक राजमार्ग पर उतर गया। इसके बाद पाकिस्तानी ATC ने नौवहन सहायता चालू कर दी और विमान को 8:07 रात लाहौर में उतरने की अनुमति दे दी गई। भारत ने सूचना मिलने पर कि विमान पाकिस्तान के लाहौर में उतरा था, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायुक्त G पार्थसारथी को लाहौर हवाई अड्डे तक ले जाने के लिए एक हेलीकॉप्टर की मांग की गई थी, और पाकिस्तानी अधिकारियों ने यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया था कि विमान लाहौर मत छोड़ो। पाकिस्तानी सेना ने फिर से रनवे की रोशनी बंद कर दी थी ताकि विमान को ईंधन भरने के बाद जाने से रोका जा सके, और विशेष बल कमांडो के साथ विमान को घेर लिया था। उन्होंने उड़ान में सवार महिलाओं और बच्चों को रिहा करने के लिए अपहरणकर्ताओं से बातचीत करने का प्रयास भी किया, लेकिन उन्हें साफ इनकार कर दिया गया। भारतीय उच्चायुक्त G पार्थसारथी को एक हेलीकॉप्टर प्रदान किया गया था, लेकिन उड़ान IC 814 में ईंधन भरने और जाने की अनुमति के बाद ही लाहौर पहुंचे। भारतीय विदेश कार्यालय के अधिकारी उन खबरों की पुष्टि के लिए पहुंचे कि विमान में सवार यात्री मारे गए थे, लेकिन इस संबंध में पाकिस्तानी अधिकारियों से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। विमान ने दुबई के लिए उड़ान भरी, जहां उड़ान में सवार 27 यात्रियों को छोड़ दिया गया। अपहरणकर्ताओं ने गंभीर रूप से घायल 25 वर्षीय पुरुष बंधक रुबिन कातियाल को भी रिहा कर दिया, जिसे अपहरणकर्ताओं ने कई बार चाकू मारा था। दुबई में अल मिन्हाद एयरबेस में विमान के उतरने से पहले रुबिन की मौत हो गई थी। भारतीय अधिकारी चाहते थे कि वे भारतीय कमांडो विमान पर हमला करने के लिए अपहरण बचाव में आएं, लेकिन UAE सरकार ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। कंधार में विमान उतरने के बाद तालिबान अधिकारियों ने भारत और अपहरणकर्ताओं के बीच मध्यस्थता की पेशकश की, जिसे भारत शुरू में मानता था। चूँकि भारत ने तालिबान शासन को मान्यता नहीं दी, इसीलिए उसने इस्लामाबाद में अपने उच्चायोग से एक अधिकारी को कंधार भेजा। तालिबान शासन के साथ भारत के पिछले संपर्क की कमी ने बातचीत की प्रक्रिया को और जटिल बना दिया। हालांकि तालिबान की मंशा संदेह के घेरे में थी, क्योंकि उसके सशस्त्र लड़ाकों ने विमान को घेर लिया था। तालिबान ने कहा कि अपहरणकर्ताओं को बंधकों को मारने या घायल करने से रोकने के प्रयास में बलों को तैनात किया गया था, लेकिन कुछ विश्लेषकों का मानना है
कि यह अपहरणकर्ताओं के खिलाफ भारतीय सैन्य अभियान को रोकने के लिए किया गया था। आईबी प्रमुख अजीत डोभाल ने दावा किया कि अपहरणकर्ताओं को कंधार में सक्रिय आईएसआई समर्थन मिल रहा था और आईएसआई ने उन सभी दबावों को हटा दिया था जो भारतीय अपहरणकर्ताओं पर डालने की कोशिश कर रहे थे, जिसका अर्थ है कि उनके सुरक्षित निकास की गारंटी थी और उन्हें भागने के लिए बातचीत करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। डोभाल ने यह भी उल्लेख किया कि अगर कंधार में अपहरणकर्ताओं को सक्रिय आईएसआईएस का समर्थन नहीं मिल रहा होता तो भारत अपहरण का समाधान कर सकता था। 25 और 26 दिसंबर को भारत ने आंतरिक रूप से बातचीत के लिए अपने दृष्टिकोण पर चर्चा की, जबकि फ़्लाइट IC 814 में सवार यात्रियों ने निर्णय की प्रतीक्षा की। यात्रियों ने बाद में कहा कि उन्हें अनियमित भोजन मिला और उनके पास पीने के पानी और स्वच्छता सुविधाओं तक सीमित थे और अपहरणकर्ताओं ने यात्रियों को धर्मांतरण करने के लिए विमान में सार्वजनिक घोषणा प्रणाली का उपयोग भी किया था। 25 दिसंबर को इंडियन एयरलाइंस ने एक विशेष राहत विमान प्रदान किया, जिसने 27 यात्रियों को वापस भेजा जिन्हें रिहा किया गया था। साथ ही रुपिन कात्याल का शव, जो विमान के दुबई में रहने के दौरान मारे गए थे, और सतनाम सिंह, जिन पर हमला किया गया था। अमृतसर में अपहरणकर्ताओं द्वारा और गर्दन पर चाकू के घाव का सामना करना पड़ा था सतनाम सिंह जी को। गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने अपहरणकर्ताओं की रिहाई के लिए बंधकों की अदला बदली का विरोध किया था, क्योंकि इससे सरकार की जनमत प्रभावित होगी, जबकि विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने तालिबान के साथ बातचीत की वकालत की थी। 27 दिसंबर को भारत सरकार ने गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव विवेक काटजू के नेतृत्व में वार्ताकारों की एक टीम तैयार की, जिसमें गृह मंत्रालय के अधिकारी अजीत डोभाल और एसडी कैबिनेट सचिवालय सहायक को शामिल किया गया। वार्ता आगे नहीं बढ़ी क्योंकि तालिबान के अधिकारियों ने शुरू में भारतीय विशेष बलों को एक गुप्त अभियान का प्रयास करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया और अपने स्वयं के विशेष बलों को भी ऐसा करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। किसी भी सैन्य कार्रवाई को रोकने के लिए तालिबान अधिकारियों ने विमान को टैंकों से घेर लिया और 27 दिसंबर को तालिबान के एक अधिकारी ने एक स्थानीय समाचार पत्र से बात करते हुए कहा कि अपहरणकर्ताओं को या तो अफगानिस्तान छोड़ देना चाहिए या अपने हथियार डाल देने चाहिए। भारतीय अधिकारियों ने इस बयान को एक समझ के रूप में व्याख्यात किया कि तालिबानी अधिकारी अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लेंगे यदि वे आत्मसमर्पण करते हैं तो, और उनकी मांगों के संबंध में उनके साथ बातचीत करना शुरू कर दिया। इन्हीं मांगों में 36 कैदियों की रिहाई शामिल थी, लेकिन अंततः 3 कैदियों को बातचीत के दौरान कम कर दिया गया। मौलाना मसूद अजहर, जिसने 2000 में जैश ए मोहम्मद की स्थापना की, जिसने 2001 के भारतीय संसद हमले और 2008 के मुंबई हमलों में अपनी कथित भूमिका के लिए कुख्याति प्राप्त की, जिसके कारण 2019 के पुलवामा हमले के साथ साथ सैकड़ों लोग मारे गए। सीआरपीएफ के 44 जवानों की मौत हुई थी। अहमद उमर सैयद शेख, जिसे 2002 में पाकिस्तानी अधिकारियों ने डैनियल पर्ल के अपहरण और हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था। शेख, जिसे 1994 में भारत में पश्चिमी पर्यटकों के अपहरण के सिलसिले में कैद किया गया था, उसने डैनियल पर्ल की हत्या की और कथित तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका में 11 सितंबर के हमलों की योजना बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मुश्ताक अहमद जरगर, जिसने पाकिस्तानी प्रशासित जम्मू और कश्मीर में इस्लामी आतंकवादी को प्रशिक्षण देने में रिहाई के बाद सक्रिय भूमिका निभाई है। 30 दिसंबर को रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख AS दुल्लत ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के साथ संवाद किया ताकि उन्हें अपहरणकर्ताओं की मांग के अनुसार 2 कैदियों को रिहा करने के लिए राजी किए जा सके। ये कैदी इस समय कश्मीरी जेलों में बंद थे। दुल्लत को दीर्घकालिक परिणामों को चेतावनी देते हुए अब्दुल्ला बंदियों को रिहा करने का विरोध कर रहे थे, लेकिन अंततः भारत सरकार की मांगों पर सहमत हो गए। मुश्ताक अहमद जरगर को श्रीनगर जेल से रिहा किया गया और शेख और अजहर के साथ कंधार ले जाया गया। इस समय तक अपहरणकर्ताओं द्वारा बंधकों को विमान से उतरने की अनुमति दे दी गई थी
और अपहरणकर्ताओं ने अपने हथियार भी सौंप दिए थे। यात्री खातों से संकेत मिलता है कि अपहरणकर्ताओं ने यात्रियों से अफगानिस्तान के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए कहा था। इसके बाद कुछ पैसा इकट्ठा किया गया और यात्रियों में से एक अनुज शर्मा को सौंप दिया गया, जिसे कंधार में एक संग्रहालय के लिए अपहरण के एक स्मृति चिन्ह को कमीशन करने के लिए इसका इस्तेमाल करने का निर्देश दिया गया था। हालांकि अपहरणकर्ताओं और उन्हें सौंपे गए 3 कैदियों को गिरफ्तार करने के बजाय तालिबान अधिकारियों ने उन्हें अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर पाकिस्तान में क्वेटा तक ले जाया गया। इस बीच तालिबान ने अपहरणकर्ताओं को अफगानिस्तान छोड़ने के लिए 10 घंटे का समय दिया था। पांचों अपहरणकर्ता अपने सुरक्षित मार्ग को सुनिश्चित करने के लिए एक तालिबान बंधक के साथ रवाना हुए और उनके अफगानिस्तान छोड़ने की सूचना मिली। जनवरी 2000 में इंडियन एयरलाइंस में वापस लौटा। लगभग 20 वर्षीय एयरबस विमान 2001 की शुरुआत में उड़ान से सेवानिवृत्त उड़ान संचालन से बाहर निकल गया था और सांता क्रूज मुंबई में इंडियन एयरलाइंस इंजीनियरिंग बेस में रहा। मई 2002 में एयरबस द्वारा खरीदा गया। तब विमान को मार्च 2003 में छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर संग्रहित किया गया था। अपहरण के 3.5 साल बाद अपहृत विमान को बाद में मई 2003 में इंडियन एयरलाइंस द्वारा स्क्रैप के रूप में बेचा गया। बाद में इसे तोड़ दिया गया और दिसंबर 2003 में मुंबई में ख़त्म कर दिया गया। माना जाता है कि पतवार 22 लाख में लाया गया था। स्क्रैपिंग को मेटल स्क्रैप ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के माध्यम से नियंत्रित किया गया था। तो दोस्तों, कैसा लगा ये मेरा वीडियो आपको? ऐसा ही एक और वीडियो मैं आपको बहुत जल्द दिखाने वाला हूँ जिसका अपहरण कनाडा से हुआ था। तो दोस्तों, आगे की जानकारी, आगे के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करें। धन्यवाद।